पत्रकार पूजा तिवारी मौत के मामले में इंस्पेक्टर अमित की हुई गिरफ्तारी। इंस्पेक्टर अमित थे कई दिनों से सवालों के घेरे में। पत्रकार पूजा तिवारी के मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने इंस्पेक्टर अमित को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अमित पूजा का दोस्त था और उसकी भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। अमित घटना के वक्त भी पूजा के साथ मौजूद था और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमित और पूजा लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पूजा की एक जानकार महिला की माने तो अमित पूजा के साथ मारपीट तक करता था। अमित को अरेस्ट कर चुके हैं? हाँ, अमित को अरेस्ट कर लिया है। क्या सेक्शन लगाए गए हैं उसको? 306। इस टाइम ये डेथ हुई। डेथ से कुछ देर पहले ही ये ऑडियो वायरल हुआ। उसमें ये दूसरे गुस्सा कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही है, गुस्सा कर रही है और फौरन बाद ये इंसिडेंट हो गया। तो उस आधार पे और उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दी। पूजा तिवारी एक अंग्रेजी वेब पोर्टल में पत्रकार थे और एक अस्पताल से उगाही के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पूजा सुसाइड केस में नया मोड़। अमित ने पुलिस को सौंपा पूजा का सुसाइड नोट। पूजा ने सुसाइड नोट में डॉक्टर दंपत्ति को ठहराया है जिम्मेदार। पत्रकार पूजा तिवारी की खुदकुशी की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित ने पुलिस को पूजा का 4 पन्नों का सुसाइड नोट सौंपा है। इस सुसाइड नोट में पूजा तिवारी ने डॉक्टर अनिल गोयल और अर्चना गोयल को जिम्मेदार ठहराया है। अपने सुसाइड नोट में पूजा ने लिखा है, मुझे माफ करना, मुझ में हिम्मत नहीं अब लड़ सकूं। थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, पत्रकारिता से। आज जो कदम उठा रही हूँ इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद आप लोगों को कोई परेशान करे। आप लोग दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने अपने प्रोफेशन के साथ कोई गलत नहीं किया। मैं सही हूँ। मैंने एक स्टिंग किया। मेरा ना ही यहाँ की पुलिस ना ही मीडिया ने साथ दिया। मैं एक सही और सच्चे पत्रकार के उद्देश्य से आगे बढ़ी और बढ़ना चाहा। लेकिन पैसा, इज्जत और पोस्ट आज इतनी मायने रखती है कि एक पत्रकार की कोई औकात नहीं। ईमानदारी और सच्चाई की कोई औकात नहीं। गलत नहीं हूँ इसलिए ये कदम नहीं उठा रही, लेकिन थक गई हूँ इस गंध से लड़ते लड़ते। बहरहाल पुलिस अब इस सुसाइड नोट की एफएसएल जांच करवाएगी और सुसाइड नोट के साथ साथ पूजा की लिखाई का मिलान भी किया जाएगा। उपद्रव के आरोप में हो रही गिरफ्तारियों को लेकर गृह सचिव से मिले जाट प्रतिनिधि। निर्दोष लोगों को रिहा करने की उठाई मांग। गृह सचिव ने दिया दोबारा जांच का आश्वासन। हरियाणा में पहले जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन किया गया। अब आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई पर रार छिड़ी है। जाट समुदाय के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए सरकार ने जाटों को बातचीत के लिए बुलाया और लंबे दौर के मंथन के बाद 2 मांगों पर सहमति बन गई। पहली सहमति ये बनी है कि मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करके किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और दूसरी सहमति ये है कि जाट समुदाय जिन लोगों की रिहाई की मांग कर रहा है, आंदोलन में उनकी भूमिका की दोबारा जांच होगी। हालांकि गृह सचिव ने ये भी साफ साफ कहा है कि जो दोषी है उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि नोटिस सर्व किए जा रहे हैं लोगों को लोकेशन के आधार पर, वो एक गिरफ्तारी का पुख्ता सबूत जब तक नहीं होगा तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जो केसेस कई सारे जिनमें निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है उन पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो उनका जो एक ब्लैंकेट मांग है कि सारे केसेस को वापस कर दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया जाए, मैंने उसमें सहमति नहीं जताई। अब जाटों का ये कहना है कि सीएम और उनके किसी प्रतिनिधि से मुलाकात होने तक जाट शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे। जाटों की गिरफ्तारियों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मनोहर सरकार पर साधा निशाना। निर्दोष लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिंसक जाट आंदोलन को लेकर सूबे की मनोहर सरकार पर फिर निशाना साधा है। रोहतक में मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार उपद्रव के नाम पर बेवजह एक समुदाय विशेष के लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार न किया जाए। निर्दोष छूटने चाहिए और ये जो है निर्दोषों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये गलत है। किसी व्यक्ति का तो इतना ही दोष बता रहे हैं, धरने में बैठा है, धरने पे तो इनके मंत्री भी भाषण दे रहे थे। वो क्या दोष है? प्रजातंत्र में अपनी मांग में, हाँ, किसी को किसी उसमें आगजनी में है कोई ऐसा दोषी है, वो तो सब किसी CCTV है आपके पास, उनको करो, लेकिन निर्दोषों को झूठे मुकदमे मत करो।
इसके साथ ही हुड्डा ने बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा के उस बयान को लेकर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार के 2 जाट मंत्रियों पर सवाल उठाए थे। हुड्डा ने कहा कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बजट को लेकर अपनी ही सरकार पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा विभाग की सेहत सुधारने के लिए योजनाएं बहुत, लेकिन पैसा नाकाफी। बोले जरूरत पड़ी तो वर्ल्ड बैंक से भी लेंगे मदद। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुवार को चंडीगढ़ में मीट द प्रेस कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब हुए। करीब 1 घंटे की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज ने मंत्री के तौर पर 1.5 साल के अपने कामकाज का ब्यौरा पेश किया। विज के मुताबिक उनकी कोशिश हर जिले में डायलिसिस, सीटी स्कैन और MRI की सुविधा देने की है। साथ ही सभी अस्पतालों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन विज को मलाल है कि इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पास जो बजट है वो नाकाफी है। हालांकि विज ने कहा कि उन्हें मदद कहीं से भी लेनी पड़े, वो हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प जरूर करेंगे। इस बार मुझे 50 करोड़ रुपए मिला कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 50% इसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए लगा दें जो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 25 करोड़ में कितनी नई PSCs बनाई जा सकती हैं, कितने नए अस्पताल बनाए जा सकते हैं और कितना और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। किसी भी स्टेट ऑफ अफेयर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल बजट को लेकर विज की नाराजगी काफी पुरानी है। इस साल भी बजट में स्वास्थ्य विभाग का बजट दोगुना करने की मांग अनिल विज की तरफ से की गई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई। 62 साल के हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मरीजों और बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 62 साल के हो गए हैं। गुरुवार को सीएम ने पूरी सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सुबह से ही सीएम के आवास पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। इनमें उनके मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के कई विधायक और पदाधिकारी शामिल रहे। बाद में सीएम पंचकुला के सरकारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों के साथ अपनी जन्मदिन की खुशियां साझा की। इसके बाद सीएम मनोहर लाल मोरनी के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ मिड डे मील का खाना खाया और अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा लेविशली इस प्रकार से जब जन्मदिन मनाना, बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में जाना, वो अच्छा नहीं है। पैसा भी खर्च होता है, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। सामान्य जनता के बीच में रह करके जन्मदिन मनाना, ये मेरी मान्यता है और मैं समझता हूँ सभी नेताओं को इस प्रकार से करना चाहिए, उनको सबको लाभ होगा। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम मनोहर लाल को ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम ने सीएम मनोहर लाल को मेहनती सीएम बताते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की ओर से ईटीवी की टीम ने भी सीएम को उनके 62वें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा को विकास के मामले में नई बुलंदियों तक पहुंचाने की बात कही और कहा कि सूबे के विकास के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। अपने जन्मदिन के मौके पर करनाल भी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। अनाथ बच्चों को दिए तोहफे। घोघड़ीपुर में रेलवे फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र करनाल में भी लोगों के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान सीएम ने अनाथ बच्चों को तोहफे दिए। बाद में सीएम गांव घोघड़ीपुर पहुंचे और यहां बने नए रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर का काम पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। करीब दर्जन भर गाँव के लोगों को इससे फायदा होगा। 28 करोड़ रुपए में जिसको बनाने की लागत इसकी आनी थी, इसका एस्टीमेट बना था और बना कितने में 24 करोड़ रुपए में बनके तैयार हो गया है। एक प्रकार से हमारे विभाग ने 4 करोड़ रुपए की बचत की है। एक बहुत ही अच्छा एक इस प्रकार का एग्जाम्पल है जो हम कभी बता सकते हैं। इस मौके पर सीएम को बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। हालांकि सीएम ने सभी को ऐसे मौकों को सादगी से मनाने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर मिले सभी उपहारों को सीएम मनोहर लाल ने किया दान। कुल 45 उपहार सरकारी खजाने में दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अब तक के कार्यकाल में मिले उपहारों को तोशाखाना में जमा कराकर अनूठी मिसाल पेश की है। जिन उपहारों को उनके द्वारा जमा करवाया गया उनमें 4 चांदी के कृष्ण रथ, कांसे के कृष्ण मूर्ति, सोने की पत्तियां सहित कई महंगे तोहफे शामिल हैं। ये सभी उपहार सीएम को पिछले 1.5 साल में अलग अलग सार्वजनिक समारोह में मिले थे। बहरहाल मनोहर लाल हरियाणा के ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने इस तरह मिले उपहारों को सरकारी खजाने में दान दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। 11 मई तक भरे जाएंगे पर्चे।
22 मई को होगी वोटिंग। हरियाणा में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 15 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए गुरुवार से नामांकन भरने का दौर शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन पर्चे दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा बेहद कम रहा। नामांकन भरने की ये प्रक्रिया 11 मई तक चलेगी। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 मई को नाम वापस लिए जाने की आखिरी तारीख होगी। 13 मई को ही 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव सिंबल अलॉट किए जाएंगे। 22 मई को वोटिंग होगी और वोटिंग के तुरंत बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। सूबे की कुल 18 में से जिन 15 नगर परिषदों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, हांसी, सोहना, जींद, नरवाना, बहादुरगढ़, कैथल, थानेसर, नारनौल, पलवल, होडल, मंडी डबवाली और गोहाना शामिल हैं। वहीं सूबे की कुल 50 नगर पालिकाओं में से जिन 28 में चुनाव हो रहे हैं, उनमें नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, झज्जर, सफीदो, उचाना, राजौन, चीका, घरौंडा, असंध, मिसिंग, तरावड़ी, शाहबाद, लाडवा, पिहोवा, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर झिरका, नूह, पुन्हाना, समालखा, बावल, महर, कालांवली, ऐलनाबाद, रानिया और गन्नौर शामिल हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सहित हरियाणा के तीनों प्रमुख दल इन चुनावों को अपने सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों से प्रदेश की सियासत पर सीधे तौर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शहरों की लोकल पॉलिटिक्स के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। सिरसा में वोटर लिस्ट में बड़ा गड़बड़झाला, करीब 24,000 वोट फर्जी पाए गए। सिरसा में मतदाता सूचियों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। नई वोटर सूची के मुताबिक शहर के 31 वार्डों में इस वक्त 1,27,000 वोट होने चाहिए। प्रशासनिक अफसरों की ओर से जब जनसंख्या के अनुपात से वोटर सूची का आकलन किया गया तो अधिकारी भी भौचक्के रह गए। कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर निकलकर सामने आया। आकलन में बड़े पैमाने पर मृतकों के वोट न काटे जाने और 2 जगह वोट बने होने के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का मानना है कि वोटर सूची को दुरुस्त करने और अंतिम वोटर सूची बनाने में अभी करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। कुछ शिकायतें हमारे पास ऐसी आई जिसमें ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके नाम आज भी यहाँ हैं और वो यहाँ नहीं रहते, या बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है पर उनके वोटर लिस्ट में हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके 2 जगह एक ही वार्ड में 2 जगह बने हुए हैं या अलग अलग वार्ड में वोट बने हुए हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो जनसंख्या का और वोट का अनुपात जो था वो बढ़ गया, जो इतना नहीं होना चाहिए था। बता दें, सिरसा नगर परिषद का चुनाव भी 15 नगर परिषदों के साथ होना था, लेकिन तमाम गड़बड़ियों के चलते चुनाव आयोग ने सिरसा का चुनाव पहले ही टाल दिया। फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में सामने आया जातिवाद फैलाने का मामला। गांव के दबंग सरपंच ने पंचायती जमीन की बोली के दौरान ऊंची जाति के लोगों को बिठाया कुर्सियों पर, तो अनुसूचित जाति के लोगों को बिठाया नीचे जमीन। फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में पंचायती जमीन की बोली के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को फर्श पर बिठाने का मामला सामने आया है। सरपंच ने गांव में जाति के अनुसार लोगों को कुर्सियां दी, जिसके बाद गांव में अनुसूचित जाति के लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं और लोगों के द्वारा इस बात का विरोध भी किया जा रहा है। उस पंचायती बोली की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें अनुसूचित जाति के लोग फर्श पर बैठे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध किया गया है। होली के टाइम में ये जो दलित परिवार है उनको नीचे बिठाया गया था और ये जो बड़े लोग हैं ये वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। अभी जो नई पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत बनी है वही ऐसा करेगी, तो अनपढ़ और पढ़ी लिखी पंचायत में क्या फर्क होगा। वहीं इस मामले में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल की ओर से मामले में जांच की बात कही गई है। मुझे लगता है कि हमें उपायुक्त महोदय से बात करने की जरूरत है और वो बताएंगे, इसकी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो देंगे उससे हमें ये पता लग पाएगा कि कहाँ पर किसके पार्ट पे क्या फॉल्ट है। गौरतलब है कि गांव का सरपंच भूप सिंह बिश्नोई समाज से संबंध रखता है और उसी के द्वारा गांव में पंचायती जमीन की बोली का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के सार्वजनिक होने के बाद अब वो कुछ भी कहने से बचता फिर रहा है। 2 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाया रेवाड़ी के गांव सुमाखेड़ी के छात्राओं का विवाद। बेटियों को गांव से बाहर भेजने को तैयार नहीं ग्रामीण। गांव के ही स्कूल को अपग्रेड करने की मांग पर अड़े ग्रामीण। रेवाड़ी में छेड़छाड़ की शिकार 2 गांव की छात्राएं पिछले 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही और प्रशासन लगातार ग्रामीणों को मनाने में लगा है, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े हैं कि गांव के ही स्कूल को अपग्रेड किया जाए, तभी बच्चे स्कूल जाएंगे। इस बीच ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गांव के प्राथमिक पाठशाला में हाई स्कूल की क्लास शुरू करवा दी है।
लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक तो हम संभालेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने का, प्राइवेटली जो है प्रबंध करेंगे। नहीं, आपने नाम वहाँ से कटा लिया। हाँ जी। नाम कटाने के बाद अपने गांव के प्राथमिक पाठशाला में आप कक्षाएं लगा रहे हैं, तो बच्चों को तो नाम कटा हुआ है, कहाँ बच्चों की पढ़ाई? तो अब ये तो शिक्षा विभाग के ऊपर है, जब वो आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ जो है कर देंगे व्यवस्था, तब तक जो है उनकी जिम्मेवारी है कि उनका नाम जो है कैसे वो चलाते हैं। बता दें कि 18 अप्रैल को सुमाखेड़ी गांव की छात्रा के साथ स्कूल जाते वक्त लाला गांव के 3 युवकों ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तब से ही ग्रामीणों ने लाला गांव के हाई स्कूल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन ग्रामीण फिर भी अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर के माहौल में। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं जो छात्र छात्राएं स्कूल छोड़ घर बैठे हैं, उनकी पढ़ाई खराब ना हो, इसके मद्देनजर प्रशासन ने अध्यापक गांव में ही मुहैया कराए गए। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान, सुमाखेड़ी गांव के स्कूल को अपग्रेड करेगी सरकार। उधर मानव अधिकार आयोग ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी डीसी को किया तलब। रेवाड़ी में एक स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ के बाद पैदा हुए विवाद को लेकर सरकार हरकत में है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार सुमो कोतोपुरी गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करेगी। पंचायत के अनुरोध पर मंत्री जी के विशेष प्रयास से सुमो कोतोपुरी के विद्यालय को हम अपग्रेड करके 8वीं तक का अपग्रेड कर रहे हैं इमरजेंसी में। उधर मानवाधिकार आयोग ने इस घटना में खुद संज्ञान लिया है। आयोग ने रेवाड़ी के डीसी को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब मांगा है। बहरहाल इस घटना के बाद से ही गांव की बेटियां खौफज़दा हैं। ऐसे में पुलिस के सामने भी ये चुनौती है कि कैसे एक बार फिर बेटियों में सुरक्षा की भावना को पैदा किया जाए। नियम 134A को लेकर प्रदेश भर में बवाल जारी। नहीं किए गए 1 मई को हुई परीक्षा के परिणाम घोषित, अभिभावकों ने लगाया सड़क पर जाम। नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए स्कूल संचालकों, शिक्षा विभाग और अभिभावकों के बीच गतिरोध बरकरार है। तय कार्यक्रम के मुताबिक शिक्षा विभाग को 1 मई को हुई परीक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित करने थे, लेकिन कई जिलों में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए। लिहाजा अभिभावक सड़कों पर उतर आए। पानीपत में नाराज परिजनों ने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया। 500 बच्चों ने जो एग्जाम दिए हैं वो अब उसमें से कहते हैं कि 75 बच्चे पास हुए हैं। आप ये बताइए 500 बच्चा अगर एग्जाम एक स्कूल में दे रहा है और उसमें से 75 बच्चा पास हो रहा है, और बच्चे वो देखो कि बच्चों ने फर्स्ट के बच्चे से सेकंड का एग्जाम लिया गया, सेकंड के बच्चे से थर्ड का एग्जाम लिया गया। ये क्या है? प्रदेश के स्कूलों में नए सेशन को स्टार्ट हुए करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं मिल पाया है। ऐसे में निजी स्कूलों के साथ साथ सरकार भी सवालों के घेरे में है। 134A को लेकर पानीपत की तरह अंबाला में भी फूटा अभिभावकों का गुस्सा। प्रवेश परीक्षा में अधिकांश बच्चों के फेल होने पर जमकर काटा बवाल। डीईओ कार्यालय पर भी जड़ा ताला। नियम 134A सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। नियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए रखी गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम आते ही अभिभावक फिर भड़क उठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल परिणाम में अधिकांश बच्चे फेल निकले, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने बवाल खड़ा कर दिया और अंबाला में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ताला लगा दिया। हालांकि इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा तहसीलदार और एसडीएम ने भी पेरेंट्स को समझाने का लाख प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे, जिनके आगे तमाम अधिकारी भी बेबस नजर आए। 134A पर सरकार और निजी स्कूलों में बड़ी तकरार। आज सोनीपत में हड़ताल पर रहे निजी स्कूल संचालक, कल से दूसरे जिलों में भी हड़ताल पर जाएंगे निजी स्कूल संचालक। नियम 134A को लेकर सूबे की मनोहर सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालक इसके लिए तैयार नहीं है
और इसी के विरोध में गुरुवार को सोनीपत में तमाम निजी स्कूल बंद रहे। स्कूल संचालकों ने साफ कहा कि सरकार अपना बोझ बेवजह उन पर थोप रही है, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं। सोनीपत के साथ ही कल से प्रदेश के कई जिलों के निजी स्कूल संचालक भी हड़ताल पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई जिलों के स्कूल संचालक 9 मई तक 4 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। करनाल के लघु सचिवालय में महिला ने निकला जहर। अपने 2 बच्चों के साथ पति के खिलाफ शिकायत देने पहुंची थी महिला। करनाल के लघु सचिवालय में गुरुवार सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब एक महिला ने जहर निगल लिया। आनन फानन में महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि करनाल के गांव उचाना की रहने वाली ये महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत देने सचिवालय पहुंची थी और एसपी से मिलना चाहती थी। एसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे और महिला ने वहीं सल्फास की गोलियां निगलकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि ये महिला अपने पति के उत्पीड़न से परेशान थी और उसी के खिलाफ शिकायत देने लघु सचिवालय पहुंची थी। भिवानी में दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। शादी के 2 महीने बाद नवविवाहिता ने जहर खाकर दी जान। भिवानी के बाटा गांव में एक 20 साल की नवविवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि कितलाना गांव के सज्जन सिंह ने अपनी 2 बेटियों की शादी 2 महीने पहले मार्च में बाटा निवासी सलेंद्र और कृपाल के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर एक बेटी सोनिया मायके वापस आ गई और बुधवार रात उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बहादुरगढ़ में 23 साल के युवक ने की खुदकुशी, फंदा लगा कर दी जान। बेरोजगारी के कारण परेशान था युवक। बहादुरगढ़ की शक्तिनगर कॉलोनी में बेरोजगारी से परेशान युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक मृतक नवीन की उम्र करीब 23 साल थी और बेरोजगारी के कारण पिछले लंबे समय से परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक नवीन 12वीं तक पढ़ा था और उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। फरीदाबाद में किसान की हत्या से सनसनी, तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट, पास में झोंपड़ी और कार को भी किया आग के हवाले। फरीदाबाद के सेक्टर 86 में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। व्यक्ति का शव चारपाई में ही खून से सना हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक रोहताश अपने खेतों के पास चारपाई लगाकर सो रहा था। इसी दौरान किसी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिनाख्त में जुट गई। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या तेजधार हथियार से की गई। इतना ही नहीं, घटनास्थल के पास खेत पर एक झोपड़ी और कार भी जली हुई हालत में मिली। फिलहाल ये हत्या क्यों और किस मकसद से की गई है और युवक की हत्या का जली हुई झोंपड़ी और जली हुई कार से क्या कनेक्शन है, इस सब की जांच में जुट गई है पुलिस। फरीदाबाद में खेल खेल में गई 2 मासूम बच्चों की जान। 3 फुट पानी के गहरे गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। फरीदाबाद के NH4 में गुरुवार को 2 बच्चों के पानी के गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दरअसल NH4 इलाके में एक झुग्गी बन रही है। इस झुग्गी के निर्माण के लिए यहाँ काफी चौड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिसकी गहराई करीब 3.5 फुट बताई जा रही है। पुलिस की माने तो 3 साल के जतिन और 4 साल का उसका छोटा भाई रंजीत दोनों ही फुटबॉल खेल रहे थे कि अचानक बॉल गड्ढे में चले गई। बॉल निकालने के लिए दोनों ही मासूम पानी के गहरे गड्ढे में गए तो वापस नहीं लौटे। कुछ घंटे बाद दोनों की लाश पानी में तैरती हुई नजर आई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस हादसे के बाद से पीड़ित परिवार के लोग गहरे सदमे में है। बेरी में लुटेरों का आतंक, पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बेरी में गुरुवार को जहाजगढ़ और छूछकवास गांव के बीच कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर घुसे और फिर बंदूक की नोक पर वहां से 60,000 से ज्यादा की नकदी लूट कर फरार हो गए। बदमाश एक गाड़ी पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने पहले तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की और फिर वहां से कैश और कर्मचारियों के 3 मोबाइल लेकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। फतेहाबाद में दिन दहाड़े लूट, प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी का शीशा तोड़कर लूटे 1 लाख रुपए।
फतेहाबाद में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना हिसार रोड स्थित पटियाला बैंक के सामने की है, जहां अज्ञात बदमाश एक गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखा 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर के मुताबिक वो एक प्राइवेट अस्पताल में दवाई लेने के लिए गया था। इसी दौरान किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है। गुड़गांव में सोशल साइट पर दोस्ती कर लाखों की ठगी करने का मामला आया सामने। पुलिस ने तीनों आरोपियों को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। गुड़गांव की एक नामी महिला डॉक्टर सोशल साइट पर कुछ अजनबियों के झांसे में आ गई और लाखों की ठगी का शिकार हो गई। बताया जाता है कि महिला डॉक्टर की कुछ अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले 3,10,000 रुपए की ठगी हुई और जब बाकी के पैसे मांगे गए तो महिला ने पुलिस को शिकायत दे दी। महिला डॉक्टर की शिकायत पर गुड़गांव पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों से 1,23,000 रुपए भी बरामद किए हैं। सोशल साइट पर पहले दोस्ती और फिर धोखाधड़ी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गुड़गांव से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में जरूरत है इस तरह के मामलों से सबक लेने की। हिसार में व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। 1 हफ्ते पहले धमकी भरी चिट्ठी लिखकर मांगी थी रंगदारी। हिसार पुलिस ने रंगदारी मांगने के एक मामले की गुत्थी को 1 हफ्ते के अंदर सुलझा लिया है। दरअसल हिसार के अर्बन एस्टेट के रहने वाले अतिमुक्त जैन से उनके ही एक दोस्त राजीव ने चिट्ठी लिखकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो राजीव का गुनाह सबके सामने आ गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि राजीव ने अपने दोस्तों के साथ जनवरी में भी अतिमुक्त जैन की किडनैपिंग की साजिश रची थी। हालांकि तब वो कामयाब नहीं हुआ था। फिलहाल आरोपी राजीव पुलिस की पकड़ में है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश में राजीव के साथ कौन कौन लोग और शामिल हैं।